बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आपको मालूम है बच्चों कि जैसे हम लोग एक सीरीज चल रही है पार्ट 1 पार्ट 2 और आज हम लोग पार्ट 3 पर आ गए हैं जिस गैस लॉज की। तो जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बॉयल्स लॉ को पढ़ा था, बॉयल्स लॉ के बाद हम लोगों ने चार्ल्स लॉ को पढ़ा था और आज हमारा जो टॉपिक है वो एवोगैड्रोस लॉ है। एवोगैड्रोस लॉ 1811 इटालियन एक साइंटिस्ट था अमेडियो एवोगैड्रो, उसने एक मफरूजा कायम किया था, एक हाइपोथेटिकल एक नज़रिया पेश किया था जो बाद में जाके एक लॉ बना। इसके मुताबिक ये था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कि अगर कुछ गैसेस हैं जिनके वॉल्यूम सेम हैं या जिस कंटेनर्स में उनको रखा गया है या भरा गया है, अगर उनके वॉल्यूम सेम हैं तो याद रखिएगा बेटा कि उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। और दूसरा इसने ये भी बताया कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जितने आप मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ाते जाओगे तो गैस जिस भी कंटेनर में है वो उसका साइज या उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो बच्चों सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं एवोगैड्रो की, जो इसने एक मफरूजा कायम किया, एक हाइपोथेसिस दिया कि जनाब कोई भी गैसेस हैं और उनके वॉल्यूम सेम हैं तो वो कहता है कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास एक गैस है ऑक्सीजन और एक गैस आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, या आपके पास मिसाल के चलें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो याद रखना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इनके अंदर सेम होंगे। ये इन्होंने एक मफरूजा कायम किया। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इसकी क्या कहते हैं डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन के बाद फिर हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं कि दिस लॉ states that equal volume of all gases contains equal number of molecules at same pressure and temperature। अच्छा बेटा, अब इसमें एक बात और सामने आई हमारे ना कि ये कंडीशन कब पाई जाएगी। ये कंडीशन तब पाई जाएगी कि आपके बराबर बराबर के जो वॉल्यूम हैं गैसेस के, उनमें बराबर बराबर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे जब आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो और आपका प्रेशर भी कांस्टेंट हो। देखा जाए तो बच्चों जो हमने बात की थी गैसेस लॉ के अंदर या क्या कहते हैं लॉज और गैस लॉज के में, जो हमने डिस्कस किया था कि जनाब 4 हमने फिजिकल क्वांटिटीज या वेरिएबल्स लिए थे और हमने कहा था कि इनके दरमियान हमने बिहेवियर ऑफ गैस मालूम करने के लिए 2 का रिलेशन कायम करना है जबकि 2 को कांस्टेंट करना है। जब बॉयल्स लॉ की बात आई तो हमने टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखा। जब चार्ल्स लॉ की बात आई तो हमने प्रेशर और मास को कांस्टेंट रखा। और अब बात आई है एवोगैड्रो लॉ की। तो एवोगैड्रो लॉ के अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। जिस तरह हमारे पास 3 रिलेशंस आ चुके हैं, मैं यहां लिख देता हूं ना। तो जनाब फर्स्ट था कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस या मोल्स या फिर एटम्स भी कह सकते हैं बेटा, कोई मसला नहीं इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था बॉयल्स लॉ, ये हमारे पास था चार्ल्स लॉ और ये जनाब हमारा एवोगैड्रो लॉ है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब इसको मैथमेटिकली देखें तो ये क्या कह रहा है, ये मैथमेटिकली ये कह रहा है, मैं यहां लिख देता हूं
ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सर आपने ये क्या किया? आप सर ऊपर तो बात कर रहे थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की और अब अचानक आप मोल्स की जानिब आ गए। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम सबको मालूम है बच्चों कि हमारे पास जो एक मोल होता है ना, एक मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 या 6.022 ऐसे कर लें, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर हम इस तरह करके लिखते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसमें बच्चों? एक मोल में, यानी कि पर मोल। पर मोल जो नीचे आ गया तो समझो एक मोल की बात हो रही है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कहता हूं तो इसका मतलब है तब भी मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जनाब 12 केले खरीदने हैं, लेकिन उसकी जगह अगर मैं ये कह दूं कि जनाब 1 दर्जन केले खरीदने हैं, तो 1 दर्जन से मुराद है मैं अब मोल में बात कर रहा हूं, और 12 केलों में मुराद है कि मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बात कर रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा सामने क्या है हमारे कि वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स कह सकते हो। अच्छा किस पर? कब? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, ये जनाब हमें पता चला। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब इसमें कोई चीज चेंज ना आए। दो के दरमियान रिलेशन मालूम कर रहे हैं, दो को हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं। अब मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। मैं आज आप लोगों के लिए बलून लेकर आया हूं। मैं इस बलून में हवा भरूंगा पंप के जरिए और मैं 4 दफा करूंगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं इसको पैक कर देता हूं। ये एक हो गया। अब मैं दूसरा बलून उठाता हूं। ठीक है बच्चों, इसमें भी मैं 4 दफा करूंगा, 1 2 3 4। अब मैं इसको भी पैक कर देता हूं। अच्छा देखें, मुझसे गलती हो भी सकती है, साइज छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखिए साइज छोटा हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें से हवा निकल रही है ना, ये मतलब इसका कसूर नहीं है। मैं दूसरा एक बलून और लेकर आया हूं। ये मेरे ख्याल से लीक था बलून। 1 2 3 4। हाँ जी, अब देखिए जनाब, आप लोग बलून फुलाने में तो वैसे ही माहिर हूँ। घर में कोई ना कोई किसी ना किसी की बर्थडे होती रहती है। ये देखिए बेटा, उप्स, ये देखिए दोनों का साइज सेम है, क्योंकि मैंने दोनों में 4 दफा पंप किया था। तो इसका मतलब है कि दोनों के अंदर हवा सेम गई होगी। जब हवा सेम गई है, हवा में क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जब दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो याद रखिएगा बेटा, देखें दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। ठीक है बच्चों, इससे पता चलता है कि जनाब ये बात ठीक है तकरीबन। अच्छा एक बात और, सर ये हाइपोथेसिस था, तो बच्चे कहते हैं कि सर ये लॉ कैसे बना और हम कैसे मान लें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं सर वो सेम होते हैं। तो अब मैं बच्चों को, इंटर क्लास के बच्चों को क्या जवाब देता हूं कि भाई एक बादशाह था, उसने एक मैथमेटिशियन को पकड़ा, रियाजीदान को, और कहा कि जाओ ज़मीन का सेंटर मालूम करके आओ कि ज़मीन का सेंटर कहाँ पर है। साइंटिस्ट होगा कोई, तो और कहा कि अगर आपने नहीं बताया तो मैं आपका सर कलम कर दूंगा। तो वो घबरा गया बेचारा। तो उसने बोला कि 7 दिन की मुसाफत पर है, अगर आप मेरे साथ चलें तो। चालाक था इंसान। तो वो बादशाह सलामत और उनके जो बाकी लोग थे, वो सारी काबीना जो थी वो चल पड़ी, और 7 दिन का सफ़र तय करने के बाद वो एक सहरा में पहुंचे और उसने वहाँ पर एक दायरा बनाया और बीच में एक डंडी खड़ी कर दी और बोला ये ज़मीन का सेंटर है। तो बादशाह ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ ये ज़मीन का सेंटर है? कह रहा है कैसे मान लो? जाके नाप लो आप लोग, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाके नाप लो। अब सोचने की बात है, बादशाह कैसे नापेगा?
तो फिर लोगों ने बोला कि यार अब क्या नापें, चलो ठीक है ना, ये बात जो कह रहा है तो उसको मान लेते हैं। तो हो सकता है कि जनाब एवोगैड्रो लॉ ने, एवो ने, इसने बताया हो कि भाई हाँ सेम वॉल्यूम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, तो लोगों ने इतराज़ किया, तो वो कहेगा गिन लो जाके मॉलिक्यूल्स आप लोग, मेरा क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पर। खैर बच्चों, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाइपोथेटिकल होती हैं, कुछ मफरूज़े होते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकल के साथ या एक्सपेरिमेंट्स के साथ जाके फिर वो लॉ बनते हैं, उस पर जब रिसर्च होती है तो। लेकिन अब हमारे पास एवोगैड्रो एक लॉ है। आज आगे चलते हैं बच्चों। अब इसमें हमें पता चल गया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल्स या मॉलिक्यूल्स है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास दो बलून हैं, एक बलून ये है, ठीक है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है मिसाल के तौर पर, तो याद रखना दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में n के ले लेता हूं, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है। n मल्टीप्लाई में यहां आएगा तो डिवाइड करेगा, तो बेटा ये हो जाएगा V अपॉन n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों। अब दो है मिसाल के तौर पे, तो हम कह सकते हैं कि V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, यानी कि इनका जब भी आप रेशो लोगे तो आपके पास सेम सेम जवाब आता रहेगा। लेकिन कब? जब बेटा आपका प्रेशर भी कांस्टेंट हो और आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो। अगर हम इसके दरमियान कोई ग्राफ बनाते हैं तो बेटा याद रखना वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा ग्राफ। मैं छोटा सा बना देता हूं यहां पर, फर्ज करें कि यहां मैं रख देता हूं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स, और यहां वॉल्यूम रख देता हूं। तो याद रखना बच्चों कि जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते जाएंगे, ये इस बात को शो करता है। इसी के साथ बच्चों मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह इसके बाद में जनरल गैस इक्वेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। वहां पर हम क्या करेंगे कि इन तीनों रिलेशंस को आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके देखेंगे कि हमारा नतीजा क्या निकलता है। वो हमारा लास्ट पार्ट होगा इंशाल्लाह। वहां पर हमारे उसके बाद फिर हमारे दो टॉपिक और रहते हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।